नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्ते की बुआ। इस बार मैं अपने बेटे राकेश के साथ 4 साल बाद भारत आई थी। वे तो नहीं आ पाए थे, बिटिया को भी मैं घर पर लंदन में छोड़ आई थी ताकि वह कम से कम अपने पिता को खाना तो समय पर बनाकर खिला देगी। पिछली बार जब मैं दिल्ली आई थी तब पिताजी आईआईटी परिसर में ही रहते थे। वे प्राध्यापक थे। वहां पर 3 साल पहले वे सेवानिवृत्त होकर आगरा चले गए थे। वहीं पर अपने पुश्तैनी घर में अम्मा और पिताजी अकेले ही रहते थे। पिताजी की तबीयत कुछ ढीली रहती थी, पर अम्मा हमेशा से ही स्वस्थ थी। वे घर को चला रही थी और पिताजी की देखभाल कर रही थी। वैसे भी उनकी कौन देख रेख करता। मैं तो लंदन में बस गई थी। बेटी के ऊपर कोई जोर थोड़े ही होता है जो उसे प्यार से जिद करके भारत लौट आने के लिए कहते। बेटा न होने के कारण अम्मा और पिताजी आंसू बहाने लगते और मैं उनका रोने में साथ देने के सिवा और क्या कर सकती थी। पहले जब पिताजी दिल्ली में रहते थे तब बहुत आराम था। मेरी ससुराल भी दिल्ली में है। आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। दोपहर का खाना पिताजी के साथ और शाम को ससुराल में आना जाना लगा ही रहता था। मेरे दोनों देवर भी बेचारे इतने अच्छे हैं कि अपनी कारों से इधर उधर घुमा फिरा देते। अब इस बार मालूम हुआ कि कितनी परेशानी होती है भारत में सफ़र करने में। देवर बेचारे तो स्टेशन तक गाड़ी पर चढ़ा देते या आगरा से आते समय स्टेशन पर लेने आ जाते। बाकी तो सफ़र की परेशानियां खुद ही उठानी थी। वैसे राकेश को रेलगाड़ी में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था। स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी होती तो प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीदने की उसकी बहुत इच्छा होती थी। मैं उसको बहुत मुश्किल से मना कर पाती थी। आगरा में मुझे 3 दिन रुकना था क्योंकि 10 दिन बाद तो हमें लंदन लौट जाना था। बहुत दिल टूट रहा था। मुझे मालूम था ये 3 दिन अच्छे नहीं कटेंगे। मैं मन ही मन रोती रहूंगी। अम्मा तो रह रहकर आंसू बहाएंगी ही और पिताजी भी बेचारे अलग दुखी होंगे। पिताजी ने सक्रिय जिंदगी बिताई थी, परंतु अब बेचारे अधिकतर घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहते थे। कभी कभी अम्मा उनको घुमाने के लिए ले तो जाती थी, परंतु यही डर लगता था कि बेचारे लड़खड़ाकर गिर ना पड़े। रेलवे स्टेशन पर छोटा देवर छोड़ने आया था। उसको कोई काम था इसलिए गाड़ी में चढ़ाकर चला गया। साथ में वह कई पत्रिकाएं भी छोड़ गया था। राकेश एक पत्रिका देखने में उलझा हुआ था। मैं भी एक कहानी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर अम्मा और पिताजी की बात सोचकर मन बोझिल हो रहा था। गाड़ी चलने में अभी 10 मिनट बाकी थे। तभी एक महिला और उनके साथ लगभग 7-8 साल का एक लड़का गाड़ी के डिब्बे में चढ़ा। कुली ने आकर उनका सामान हमारे सामने वाली बर्थ के नीचे ठीक तरह से रख दिया। कुली सामान रखकर नीचे उतर गया। वह महिला उसके पीछे पीछे गई। उसके साथ आया लड़का वहीं उनकी बर्थ पर बैठ गया। कुली को पैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक नवयुवक ने दिए। वह महिला उस नवयुवक से बातें कर रही थी। तभी गाड़ी ने सीटी दी तो महिला डिब्बे में चढ़ गई। अच्छा दीदी, जीजाजी से मेरा नमस्ते कहना, उस नवयुवक ने खिड़की में से झांकते हुए कहा। वह महिला अपनी बर्थ पर आकर बैठ गई। अरे बंटी, तूने मामा जी को जाते हुए नमस्ते की या नहीं? उस लड़के ने पत्रिका से नज़र उठाकर बस हूँ हाँ कहा और पढ़ने में लीन हो गया। गर्मी काफ़ी हो रही थी। पंखा अपनी पूरी शक्ति से घूम रहा था, परंतु गर्मी को कम करने में अधिक सफल नहीं हो पा रहा था। 5-7 मिनट तक वह महिला चुप रही और मैं भी खामोश ही रही। शायद हम दोनों ही सोच रही थी कि देखें कौन पहले बात शुरू करता है। आखिर उस महिला से नहीं रहा गया, पूछ ही बैठी। कहाँ जा रही हैं आप? आगरा जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रही हैं? मैंने पूछा। हम तो आपसे पहले मथुरा में उतर जाएंगे, उसने कहा। क्या आप विदेशी में रहती हैं?
हाँ, पिछले 15 वर्षों से लंदन में रहती हूँ। लेकिन आपने कैसे जाना कि मैं विदेश में रहती हूँ? मैं पूछ बैठी। आपके बोलने के तौर तरीके से कुछ ऐसा ही लगा। मैंने देखा है कि जो भारतीय विदेशों में रहते हैं उनका बातचीत करने का ढंग ही अनोखा होता है। वे कुछ ही मिनटों में बिना कहे बता देते हैं कि वे भारत में नहीं रहते। आपने यहाँ भ्रमण करवाया है अपने बेटे को? उसने राकेश की ओर इशारा करके कहा। मैं तो बस घर वालों से मिलने आई थी। अम्मा और पिताजी से मिलने आगरा जा रही हूँ। पहले जब वे हौज खास में रहते थे तो कम से कम मेरा भारत भ्रमण का आधा समय रेलगाड़ी में तो नहीं बीतता था। मेरे लहजे में शिकायत थी। आपके पिताजी हौज खास में कहाँ रहते थे? उसने उत्सुकता से पूछा। पिताजी हौज खास में आईआईटी में 20 साल से अधिक रहे, मैंने कहा। अब सेवानिवृत्त होकर आगरा में रह रहे हैं। आपके पिताजी आईआईटी में थे, क्या नाम है उनका? मेरे पिताजी भी प्रोफेसर हैं। उनका नाम हरीश कुमार है, मैंने कहा। मेरे पिताजी का नाम सुनकर वह महिला सन्न सी रह गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह अपनी बर्थ से उठकर हमारी बर्थ पर आ गई। जीजी, आप मुझे नहीं पहचानती? मैं माधुरी हूँ, उसने धीमे से कहा। उसकी वाणी भावावेश से कांप रही थी। माधुरी? मैंने मस्तिष्क पर जोर डालने की कोशिश की तो अचानक यह नाम बिजली की तरह मेरी स्मृति में कौंध गया। कमल की शादी मेरे से ही तय हुई थी, कहते हुए माधुरी की आंखें छलछला उठी। कमल नाम सुनकर एक बारगी मैं भी कांप सी गई। 12 साल पहले का हर पल मेरे समक्ष ऐसे साकार हो उठा जैसे कल की ही बात हो। पिताजी ने कमल की मृत्यु का तार दिया था। उनका लाडला, मेरा अकेला चहेता छोटा भाई एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गया था। अम्मा और पिताजी की बुढ़ापे की लाठी उनके बुढ़ापे से पहले ही टूट गई थी। कमल ने आईआईटी से ही इंजीनियरिंग की थी। पिताजी और माधुरी के पिता दोनों ही अच्छे मित्र थे। कमल और माधुरी की सगाई भी कर दी गई थी। वे दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे, बस हमारे कारण शादी में देरी हो रही थी। गर्मी की छुट्टियों में हमारा भारत आने का पक्का कार्यक्रम था, पर इससे पहले कि हम शादी के लिए आ पाते कमल ही सबको छोड़कर चला गया। हम तो शहनाई के माहौल में आने वाले थे और आए तब जब मातम मनाया जा रहा था। मैंने माधुरी के कंधे पर हाथ रखकर उसकी पीठ सहलाई। राकेश मेरी ओर देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने राकेश को कहा, तुम भोजन कक्ष में जाकर कुछ खा पी लो और बंटी को भी ले जाओ। अपने पर्स से 20 रुपए का नोट निकालकर मैंने राकेश को दे दिया। वह खुशी खुशी बंटी को लेकर चला गया। उनके जाते ही मेरी आंखें भी छलछला उठीं। अब पुरानी बातों को सोचने में दुखी होने का क्या फायदा। माधुरी, हमारा और उसका इतना ही साथ था। मैंने सांत्वना देने की कोशिश की। यह शुक्र करो कि वह तुमको मझधार में छोड़कर नहीं गया, तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच गया। दीदी, मैं सारा जीवन उनकी याद में अम्मा और पिताजी की सेवा करके काट देती। माधुरी कमल की मृत्यु के बाद बहुत मुश्किल से शादी कराने को राजी हुई थी। यहाँ तक कि अम्मा और पिताजी ने भी उसको काफ़ी समझाया था। कमल की मृत्यु के 3 वर्ष बाद माधुरी की शादी हुई थी। तुम्हारे पति आजकल मथुरा में हैं? मैंने पूछा। हाँ, वे वहाँ तेल शोधक कारखाने में नौकरी करते हैं। तुम खुश हो ना माधुरी? मैं पूछ ही बैठी। हाँ, बहुत खुश हूँ। वे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। मैं तो खुद ही अपने दुखों का कारण हूँ। जब भी कभी कमल का ध्यान आ जाता है तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। वे बेचारे सोच सोच कर परेशान होते हैं कि उनसे तो कोई गलती नहीं हो गई। सच दीदी, कमल को मैं अब तक दिल से नहीं भुला सकी। माधुरी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद
हम दोनों ने आंसू पोंछ डाले। मुझे पिताजी से मालूम हुआ था कि चाचा चाची आगरा में हैं, इतने पास हैं, मिलने की इच्छा भी होती है, पर इनसे क्या कहकर उनको मिलवाऊंगी, यही सोचकर रह जाती हूँ। माधुरी बोली। अगर मिल सको तो वे दोनों बहुत प्रसन्न होंगे, पिताजी के दिल को काफी चैन मिलेगा, मैंने कहा। पर अपने पति से झूठ बोलने की गलती मत करना, मैंने सुझाव दिया। अगर कमल की मृत्यु ना होती तो दीदी आज आप मेरी ननद होती, माधुरी ने आहत मन से कहा। मैं उसकी इस बात का क्या उत्तर देती। बच्चों को भोजन कक्ष में गए काफी देर हो गई थी। मथुरा स्टेशन भी कुछ देर में आने वाला ही था। तुमको लेने आएंगे क्या स्टेशन पर, मैंने बात को बदलने के विचार से कहा। कहाँ आएंगे दीदी, गाड़ी 3 बजे मथुरा पहुंचेगी, तब वे फैक्ट्री में होंगे। हाँ, कार भेज देंगे। घर पर भी शाम के 7 बजे से पहले नहीं आ पाते, इंजीनियरों के पास काम अधिक ही रहता है। तभी दोनों लड़के आ गए। माधुरी का बंटी बहुत ही बातें करने लगा। वह राकेश से लंदन के बारे में खूब पूछताछ कर रहा था। राकेश ने उसे लंदन से पिक्चर पोस्टकार्ड भेजने का वादा किया। उसने अपना पता राकेश को दिया और राकेश का पता भी ले लिया। गाड़ी वृंदावन स्टेशन को तेजी से पार कर रही थी। कुछ देर में मथुरा जंक्शन के आउटर सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हो गई। यह गाड़ी हमेशा ही यहाँ खड़ी हो जाती है, पर आज इसी बहाने कुछ और समय आपको देखती रहूंगी, माधुरी उदास स्वर में बोली। मैं कभी बंटी को देखती तो कभी माधुरी को। कुछ मिनटों बाद गाड़ी सरकने लगी और मथुरा जंक्शन भी आ गया। एक कुली को माधुरी ने सामान उठाने के लिए कह दिया। बंटी राकेश से टाटा करके डिब्बे से नीचे उतर चुका था। राकेश खिड़की के पास खड़ा बंटी को देख रहा था। सामान भी नीचे जा चुका था। माधुरी के विदा होने की बारी थी। वह झुकी और मेरे पांव छूने लगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया। हम दोनों ही अपने आंसुओं को पी गईं। फिर माधुरी डब्बे से नीचे उतर गई। अच्छा दीदी, चलती हूँ, ड्राइवर बाहर प्रतीक्षा कर रहा होगा। बंटी बेटा, बुआ जी को नमस्ते करो, माधुरी ने बंटी से कहा। बंटी भी अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा था। उसने हाथ जोड़ दिए। माधुरी अपनी साड़ी के पल्ले से आंखों की नमी को कम करने का प्रयास करती हुई चल दी। उसने पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं था। कुछ समय बाद मथुरा जंक्शन की भीड़ में ये दोनों आंखों से ओझल हो गए। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे बंटी के हाथ में कुछ रुपए दे देने चाहिए थे। अगर वक्त ही साथ देता तो बंटी मेरा भतीजा होता, पर अब क्या किया जा सकता था, पता नहीं बंटी और माधुरी से इस जीवन में कभी मिलना भी होगा कि नहीं। अगर बंटी लड़के की जगह लड़की होता तो उसे अपने राकेश के लिए रोक कर रख लेती। यह सोचकर मेरे होठों पर मुस्कान खेल गई। राकेश ने मुझे काफी समय बाद मुस्कुराते देखा था। वह मेरे हाथ से खेलने लगा। माँ, भारत में लोग अजीब ही होते हैं, मिलते बाद में हैं, पहले रिश्ता कायम कर लेते हैं। देखो, आपको उस औरत ने बंटी की बुआजी बना दिया। क्या बंटी के पिता आपके भाई लगते हैं? राकेश को कमल के बारे में मालूम नहीं था। कमल की मृत्यु के बाद ही वह पैदा हुआ था। उसका प्रश्न सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। राकेश घबराया कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि माँ रोने लगी। मुझे माफ कर दो माँ, आप नाराज क्यों हो गई? आप हमेशा ही भारत छोड़ने से पहले जरा जरा सी बात पर रोने लगती हैं। मैंने राकेश को अपने सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। जब अपनों से बिछड़ते हैं तो रोना आ ही जाता है। कुछ लोग अपने ना होकर भी अपने होते हैं। राकेश शायद मेरी बात नहीं समझा था कि बंटी कैसे अपना हो सकता है। एक बार रेलगाड़ी में कुछ घंटों की मुलाकात में कोई अपनों जैसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बाद उसने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया और अपनी पत्रिका में खो गया।
आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।